बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि इस टाइम हमारा 5th चैप्टर चल रहा है। सिलेबस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो काइंडली आप भी डेली बेसिस पे देखें। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुली बर्तरी का नज़रिया पढ़ा था, जिसको प्रेजेंट किसने किया था? एडम स्मिथ ने। और हमने तकाबली मुसारफ का डेविड रिकार्डो का भी नज़रिया पढ़ा था, और हमने ये बात भी प्रूफ करके दिखाई थी कि किस दोनों सूरत हाल में किस तरह से तजारत दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद साबित होती है। लेकिन उसका ये अभी मफरूज़ात नज़रिए के रह गए थे, उसको हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा जी, नज़रिए के मफरूज़ात, ये कल ही के लेक्चर का जो हमने तजारत का क्लासिकी नज़रिया यानी कि तकाबली मुसारफ का नज़रिया भी, दोनों एक तरह से इनके मफरूज़ात तकरीबन है। अब हम सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं लागत पैदाइश का इन्हिसार सिर्फ मेहनत की कीमत पे है। हमने सिर्फ एक आमली पैदाइश, वैसे आपको मालूम है कि आमलीन पैदाइश कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तनसीम। ठीक है ना। अब लागत पैदाइश का इन्हिसार किस पे होना? सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कीमत पे फ़र्ज़ किया हुआ है, क्योंकि मेहनत को ही हमने दर्जा दिया है कि ये सिर्फ सिंगल आमिल पैदाइश है और पैदावार सिर्फ मेहनत का तफ़ाइल है। सिर्फ इस थ्योरी के अंदर, वैसे ऐसा नहीं होता। अगर हकीकत में बात करें, हम शुरू से 4 आमलीन पैदाइश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर हमने सिर्फ मेहनत को इंक्लूड किया है, बाकी सारे नज़रियात को निकाल दिया है। और तिजारत करने वाले दोनों ममालिक के दरमियान क्या होता है? हमेशा मुकम्मल मुकाबला होगा। मुकम्मल मुकाबले से मेरा ख़्याल है आप वाकिफ़ ही हैं। ऐसी मंडी जिसमें 5 मुकम्मल मुकाबला उसी वक्त होता है कि जब एक चीज़ को पैदा करने के बहुत सारे ऑप्शंस हों या बहुत सारे लोग उस चीज़ को पैदा कर रहे हों। फिर क्या होता है कि चीज़ की कीमत क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है। अब दोनों ममालिक में हमने फ़र्ज़ किया कि मुकम्मल मुकाबला है। अब मज़दूरों की आलमी हरकत पजीरी मुमकिन नहीं। ये हमने पहले ही जब तिजारत के मफरूज़ात पढ़ रहे थे ना, तो उसमें ही हमने ये बात क्लियर कर दी थी कि मुल्की और गैर मुल्की तिजारत में जब फ़र्क पढ़ रहे थे, आपको याद होगा जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। यानी मेहनत मुल्क के अंदर तो हरकत पजीर होती है, लेकिन मुल्क के बाहर इसकी हरकत पजीरी नहीं हो सकती। यानी मुल्क के अंदर एक मज़दूर लाहौर से कराची, कराची से पेशावर, कहीं पे भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन आपको इतना आसान नहीं होता आप इंडिया, बरतानिया, इधर उधर किसी भी मुल्क में चले जाएं। और तजारत करने वाले ममालिक में मुकम्मल रोज़गार है। मुकम्मल रोज़गार का यही मतलब है कि यहाँ अगर आपके पास किसी भी चीज़ को पैदा करने की सलाहियत है 1 लाख, वो आप 1 लाख उसकी हकीकी पैदावार भी उतनी, यानी किसी मुल्क की पैदावारी सलाहियत उसकी हकीकी पैदावार के बराबर। आप में कैपेसिटी है कि आप 1 लाख यूनिट बना सकते हैं, आपकी हकीकत में भी आप उतने बना रहे हो, तो फिर इस सिचुएशन में आप कहते हो कि आपका मुल्क क्या है? मुकम्मल रोज़गार वाली सिचुएशन में है। अब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तजारत क्या है? आज़ादाना है। इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ, इस पर किसी भी किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगी हुई, यानी टैक्स नहीं है, कोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज़ादाना तिजारत कर सकते हैं। हकीकत में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि तजारत पे बहुत सारी पाबंदियाँ या रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और बैन अक़वामी तिजारत हमेशा 2 ममालिक और 2 अशिया की होती है। ठीक है। अब ये है कि बैनुल अक़वामी तिजारत में हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि एक चीज़ को जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाना है, तो वो अखराजात कोई नहीं है, किसी भी मुल्क को नहीं बर्दाश्त करने पड़ रहे। जबकि आपको मालूम है हकीकत में कोई भी चीज़ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। ठीक है। अब हम इसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं। जहाँ हर चीज़ के फ़वाइद होते हैं, वहीं पे इनके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये मफरूज़ात दुरुस्त साबित नहीं होते। बाकी ऐसा ही है, ये सिर्फ थ्योरी की हद तक तो बातें ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये गलत हो जाते हैं। और मेहनत का नज़रिया कदर भी क्या है? दुरुस्त नहीं है। अब सारी बात है, वो कहते हैं कि सिर्फ अशिया की पैदाइश के लिए सिर्फ मेहनत तो नहीं ना चाहिए होती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल आमलीन पैदाइश होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है। वो कहते हैं इस थ्योरी को भी उन्होंने झुटला दिया हुआ है, ये नज़रिया गलत है, रसद के पहलू का नज़रिया। अब जो हमें पता है, हम शुरू से जब एडम स्मिथ के क्लासिकी नज़रिए को पढ़ा था, मैंने सेस का कानून मंडियाँ आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि रसद अपनी तलब
खुद पैदा करती है। यानी इन्होंने सिर्फ अपनी थ्योरीज़ के अंदर रसद को इम्पोर्टेंस दिया, तलब के पहलू को क्या किया, मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। हालांकि जब कीमतों का तयन करना है तो तलब और रसद दोनों का होना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराती चलूँ, फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स में पहले आपने तलब के पहलू को कवर किया, फिर रसद के, फिर दोनों के बाहमी तवाज़न से ही आपने मंडी का तवाज़न फाइंड आउट किया था। ठीक है, मुकम्मल मुकाबला नहीं पाया जाता क्योंकि आपने मुकम्मल मुकाबले की जो शराइत थी वो किसी भी मंडी में इतनी आसानी से पूरी ही नहीं हो पाती। और यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि एशिया की मंडी और मेहनत की मंडी में क्या है, मुकम्मल मुकाबला। हालांकि हकीकत में मुकम्मल मुकाबले की शराइत किसी भी मंडी में बहुत ही मुश्किल से पूरी होती हैं। मेहनत की इस्तादाद कार में फ़र्क, इस नज़रिए में ये भी हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि तमाम मज़दूरों की इस्तादाद कार क्या है, यकसा होती है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, हर एक की सलाहियत, काबिलियत और तजर्बा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता। अब ऐसे ही देख लें कि सारे स्टूडेंट चाहे एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, सबके रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहे होते हैं क्योंकि सबकी काबिलियत डिफरेंट है, सबका टैलेंट डिफरेंट है, या सबका जो मेहनत करने का जज्बा कह लें, किसी न किसी बुनियाद पे सभी लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं नकलो हमल के अखराजात। नकलो हमल के का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो खर्चा आएगा वो नहीं आए, यहाँ पे फ़र्ज़ किया हुआ है, एक नज़रअंदाज किया हुआ। लेकिन आपको पता है कि तिजारत में आपने कीमतों का तयन कर जब भी तय करना है तो उसमें हमने ये भी देखना है कि हमने अगर पाकिस्तान से कोई भी चीज़ अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि जब हम इसको अमेरिका पहुँचा रहे हैं तो उसमें कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फिर सातवां यह कि इस्तक़रार हासिल पर एतराज़। अब यहाँ पे फ़र्ज़ के इस्तक़रार हासिल, कानूनी हासिल आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़े थे। तकसीर हासिल में है कि हर आने वाली इकाई पहली इकाई से ज़्यादा पैदावार दे। इस्तक़रार हासिल हर अगली इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार दे। और फिर तकलील हासिल भी था कि हर अगली इकाई पहली इकाई से कम पैदावार दे। ये 3 कानून थे। इस नज़रिए में हमने पैदावार को कानूनी इस्तक़रार हासिल के ताबे फ़र्ज़ किया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी हो सकता है कि तकसीर हासिल लागू हो रहा हो, और कभी ये भी पॉसिबल है कि आपकी पैदावार तकलील हासिल के तहत चल रही हो। अब 2 से ज़्यादा ममालिक और अशिया की तिजारत, हमने इस थ्योरी में जब मॉडल बनाया हमने ये अज्यूम किया कि 2 ही ममालिक हैं और 2 ही अशिया के मॉडल हैं, जबकि तिजारत कभी भी 2 ममालिक से में नहीं होती, 2 से ज़्यादा होती है। इसलिए 2 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें हम लेते देते हैं। तिजारती पाबंदियाँ, इस नज़रिए में हमने ये भी फ़र्ज़ किया है कि तिजारत आज़ाद है, किसी किस्म की कोई पाबंदियाँ नहीं है, ना कोई कोटा फिट है, ना कोई टैरिफ लगा है, ना कोई टैक्स लगा हुआ है, ना कोई और किस्म का कोई भी कटौती होती है। हालांकि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी तिजारत पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियाँ लगा रखी होती हैं। ठीक है, मुकम्मल रोज़गार का हसूल मुश्किल, हमने ये भी इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया था कि मुल्क मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल में है। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल काम है कि अगरचे नज़रिया तकाबली मसारफ पे काफ़ी इतराज़ किए गए हैं, लेकिन बैन अक़वामी तिजारत के लिए ये एक अहम नज़रिया भी है और बैन अक़वामी तिजारत की बुनियाद यही असूल फराहम करता है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया क्या है। बैनुल अक़वामी तिजारत का जो जदीद नज़रिया है वो पेश किया था स्वीडन के 2 माशदान हैं, एक का नाम है एडी हैक्शर और दूसरे का नाम है बर्टिल ओहलेन। ठीक है, अब इनके मुताबिक क्या है, मुख्तलिफ अशिया की पैदाइश के लिए आपको क्या मुख्तलिफ आमलीन चाहिए होते। कोई चीज़ होती है जो उसको पैदा करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, कोई होती है जिसमें सरमाया की ज़रूरत होती है, कोई होती है जिसमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है, यानी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी चीज़ को पैदा करने के लिए ज़्यादा मेहनत चाहिए तो दूसरी चीज़ को पैदा करने के लिए सरमाया चाहिए। और बैन अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें भी क्या हो जाती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। और इसकी वजह पता क्या है कि कुदरत ने हर मुल्क को मुख्तलिफ आमलीन से नवाजा हुआ है। कैसे, जैसे बाज़ ममालिक में मादनियात हैं वो वाफिर हैं, ठीक है, जबकि बाज़ ममालिक में ज़रई ज़मीन काफ़ी क्या है, ज़रखेज़ है, जबकि कुछ ममालिक सनती अशिया की पैदावार के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, और आमिलीन की इस फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो मुख्तलिफ अशिया को पैदा करने के लिए अपने ज़राए मुख्तस कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अशिया की लागत पैदाइश में भी क्या हो जाता है, फ़र्क हो जाता है, जो कि
तिजारत का सबब बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या है। अब हॉलिन कहता है कि कोई भी एक मुल्क है, उसमें हम देखते हैं कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़्यादा ज़रख़ेज़ है उस मुल्क की ज़मीन, तो वो क्या करेगा, उसको चाहिए कि वो ज़रूरी पैदावार में स्पेशलाइज़ कर ले, यानी कोई भी गंदम, कपास, अजनास या कोई भी ज़रूरी मसनूआत बरामद करे। अब इसके वाइस वर्सा ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जिन ममालिक में फौलाद है, लोहा है, कोयला है या तेल ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, वो ममालिक मशीनरी और मसनूआत को सस्ते दामों में तैयार करेंगे, लिहाजा वो ममालिक क्या करेंगे, मसनूआत को बरामद करेंगे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेंटीना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक को क्या करते हैं, गंदम बरामद करते हैं। और इसके बरक्स जो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी या मगरब यूरोप के ममालिक हैं, वो मशीनरी और दीगर मसनूआत बरामद करते हैं। बस हम ये कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी तिजारत के जदीद नज़रिए की बुनियाद दो बातों पे है। ठीक है, मुख्तलिफ ममालिक के में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश जो होते हैं मुख्तलिफ नस्बतों में, किसी में ज़मीन ज़्यादा, किसी में मेहनत ज़्यादा है, किसी में लेबर सस्ती मिल रही है, कुछ भी। और मुख्तलिफ अशिया को पैदा करने के लिए आपको पता है मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश की ज़रूरत है, कोई मेहनत से होगा, कोई सरमाए से होगा। ठीक है, अब ज़राई ममालिक में चूँकि मेहनत ज़्यादा आपको ईज़ी अवेलेबल है, सस्ती होगी, इसी ज़राअत में मेहनत का इस्तेमाल ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत का मुआवजा क्या है, कम। इसलिए ज़राई ममालिक क्या करेंगे, जाज़बे मेहनत का तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसी चीज़ की पैदावार में तखसीस हासिल करेंगे जिसमें मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके और अशिया की पैदावार पे कम से कम लागत आए। ठीक है, और इसके बरक्स अगर हम सनती ममालिक की बात करते हैं, उनके पास सरमाया होता है और मज़दूरों की उजरतें बुलंद होती हैं, फिर वो ऐसी चीज़ को पैदा करने का रिस्क तो नहीं लेगा कि जिसमें उनको मज़दूरों को ज़्यादा देना पड़े। वो ऐसे तरीके पैदाइश को अख्तियार करेगा जिसमें सरमाए को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसे ही तरीक़ों को हम कहते हैं कि ये जाज़िब सरमाया का तरीका पैदाइश है। ठीक है, इन वजूहात की बुनियाद पे जो बर्टल ओलिन है उसने ये कंक्लूड किया, यानी अब जहाँ मेहनत ज़्यादा है उसको मेहनत को इस्तेमाल करो, क्योंकि मेहनत की उजरत वहाँ कम होगी। जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी मेहनत की उजरत आप सबके सामने है, और जहाँ सरमाया ज़्यादा है वहाँ मेहनत महंगी होती है। ठीक है, तो वहाँ सरमाया इस्तेमाल करें। अब बर्टल ओलिन ने ये कंक्लूड किया कि जब तक मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ आमलीन पैदाइश की कीमतों में फ़र्क होगा, अगर सेम होगी फिर तिजारत करके आपने क्या करना है, जब कीमतों में फ़र्क होगा तभी क्या होगी, तिजारत फ़ायदेमंद होगी। अलबत्ता तिजारत के ज़रिए ये फ़र्क दूर किया जा सकता है, और बैनुल-अक़वामी तिजारत के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में एशिया की कीमतें एक ही सतह पर क्या कर सकते हैं, फ़िक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अशिया एक इलाके से दूसरे इलाके में आती हैं तो इनकी कीमतों के फ़र्क को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह हमने तकाबली मसारिफ़ और कुल्ली मसारिफ़ के नज़रिए के मफरूज़ात पढ़े थे, इसी तरह अब हम देखते हैं कि ओलिन ने कौन कौन से मफरूज़ात बनाए। इसने भी ये फ़र्ज़ किया था कि तमाम मंडियों में होना चाहिए क्या, कौन सा क्या होना चाहिए, मुकम्मल मुकाबला, और अशिया की पैदाइश जो है वो कानूनी इस्तक़रार हासिल के ताबे हो। क्योंकि अच्छा मैं बताती हूँ कि ये मफरूज़ात इस तरह से क्यों बनाए गए हैं, और मसारिफ़ नकल हमल बर्दाश्त ना करने पड़ रहे हों, हर मुल्क में हर शय की तफ़ाइल पैदाइश क्या हों, एक जैसी हों, और मुख्तलिफ ममालिक में आमलीन पैदाइश की पैदावार मिकदार मुख्तलिफ हो। चलें, अभी ये जो मफरूज़ात हैं ये हकीकी ज़िंदगी में तो सही साबित नहीं होते, इसलिए इन मफरूज़ात की रोशनी में जो भी नताइज निकलेंगे वो इतने अटल तो नहीं होंगे। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत का जदीद नज़रिया भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। अब लेकिन मसला ये है, अगर मुकम्मल मुकाबला भी ना हो, अगर कानूनी इस्तक़रार हासिल हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी हों, और ये सारी चीज़ें अगर ना हो मफरूज़ात, तो हमें थोड़ी सी भी थ्योरी आपको समझाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कुछ चीज़ों को आइडियलाइज़ करने के लिए या सिंपलाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मफरूज़ात का सहारा लेना पड़ता है।
अच्छा, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैरूनी अदायगियों का तवाज़न। तवाज़ुन तिजारत क्या होता है? अब ज़ाहिर बात है, जब मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ तजारती लेन देन करेंगे और हर मुल्क इस चीज़ को पैदा करेगा जिसकी पैदाइश में मुसारिफ इसको कम आते हैं या जिसको पैदा करना उसके लिए आसान हो, और हर वो शायद दूसरे ममालिक से मंगवाता है जो इस मुल्क में पैदा नहीं की जा सकती या जिसको पैदा करने के लिए मुसारिफ के आ जाए ज़्यादा। इस तरह बैनुल अक़वामी तिजारत की बुनियाद पड़ती है। अब मुल्की तिजारत में तो लेन देन के लिए मुल्की करेंसी इस्तेमाल होती है, जबकि बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए ज़र मुबादला जैसे सोने, पाउंड, यूरो या कोई ना कोई ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी की हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे सोना, पाउंड, यूरो, चांदी, इनकी इम्पोर्टेंस है। चांदी की तो नहीं, खैर सोने, पाउंड, डॉलर, सोना, पाउंड, यूरो। ठीक है, और ये बैनुल अक़वामी तिजारत में इनकी इम्पोर्टेंस है। ये आलमी करेंसियों का क्या रखती हैं, दर्जा रखती हैं। तो ठीक है, अब हर मुल्क तिजारत के करते वक्त क्या करेगा, इन करेंसियों को ही कबूल करेगा। पाकिस्तानी करेंसी की आलमी मंडी के अंदर वो वैल्यू नहीं है जो कि है डॉलर, पाउंड, यूरो और गोल्ड की है। ठीक है, अब एक मुल्क है साल भर में जितनी भी अशिया बरामद करता है यानी दूसरे ममालिक को भेजता है, वो इसका ज़र मुबादला बनेगी। ठीक है, अब इसके बरक्स वो मुल्क साल भर में जितनी अशिया बाहर से मंगवाता है वो इसके लिए दरामदात कहलाएंगी, इसके बदले में अदायगी करनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि एक साल की मुद्दत में एक मुल्क अपनी बरामदात के बदले जो कुछ भी कमाता है तो इसके मुकाबले में दरामदात के एवज़ जो अदायगियाँ करता है, इन दोनों का हिसाब किताब क्या कहलाता है, तिजारत का तवाज़न। अगर एक मुल्क साल भर में ज़्यादा मालियत की बरामदात करता है जबकि दरामदात की मालियत इनके मुकाबले में कम होती है तो इसका तवाज़ुन तिजारत क्या होगा, फाजिल होगा। यानी आपने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो समझे एक लाख की हैं, जो बेची हैं वो 1.5 लाख की हैं, तो आपको तो फ़ायदा है ना कि आप 50,000 क्या कर रहे हो, ज़्यादा अर्न। अगर इसके उलट चले जाएँ, आपने क्या बरामदात की मालियत आपकी दरामदात के मुकाबले में क्या आ रही है, कम आ रही है, तो आपका तवाज़ुन तिजारत खसारे में चला जाता है। इसको हम मनफी या गैर मुआफ़ी कहते हैं। जैसे आपने जो कुछ ख़रीदा, आपका बिल बना कि आपने 1 लाख पे करना है और जो कुछ बेचा उसका कितना है, 80,000, तो 20,000 आपको नुकसान हो रहा है। इसलिए इनमें सिर्फ मरई अशिया शामिल होती हैं। मरई अशिया कौन सी होती हैं? अब पता क्या होता है कि आपका जो भी दरामदात या बरामदात है आम बंदरगाहों पे होती हैं और इनका बाकायदा हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, इसलिए इनमें से सिर्फ विजिबल अशिया शामिल होती है, यानी वो अशिया जो कि नज़र आती हैं और हजम रखती हैं। बस तवाज़ुन तिजारत को हम दरामदात बरामदात के तवाज़ुन की बजाय मरई अशिया के तवाज़ुन से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करती हूँ कि आज के दिन हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हमने तकाबली मसारिफ़ और तकाबली मसारिफ़ का नज़रिया और कुली बरतरी के नज़रिए के मफरूज़ात पढ़े थे और देखा था कि उनके ड्रॉबैक्स क्या आते हैं। उसके बाद हमने तिजारत का जदीद नज़रिया पढ़ा। अब हमने बात वाइंड अप करने जा रहे हैं तवाज़ुन अदायगी के हवाले से डिस्कस करने के बाद। ठीक है, हमने आज देखा कि किस तरह से आप किसी मुल्क का तवाज़ुन मुस्बत या फाजिल हो सकता है और किस वक्त वो खसारे में हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करें जितने भी लेक्चर्स हैं उनको साथ के साथ कंसल्ट करें। ठीक है, ये सब आपके लिए किया गया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। काइंडली जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं। ठीक है, ताकि उन लोगों का भी पढ़ाई में हर्ज ना हो। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।